हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुलकित सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल दी एकेडमिक्स पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीए एग्ज़ाम के लिए एक स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एग्ज़ामिनेशन का मोड क्या होगा, एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगी और ऐसी बहुत सारी बातें जो आपको अपने एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगी। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमारी पहली स्लाइड है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। एनटीए में हम जब एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो हमारा एग्जामिनेशन का मोड क्या होने वाला है। दोस्तों, द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड ओनली। यानी कि पहले क्या होता था, 2018 से पहले जो हमारा एग्ज़ाम होता था वो पेन पेपर बेस्ड होता था। यानी कि हम एग्ज़ाम सेंटर पे जाते थे और हमें एक OMR शीट दी जाती थी, हम उसे फिल किया करते थे। वो हमारा पेन और पेपर बेस्ड था, राइट। लेकिन 2018 के बाद से ही, मोस्टली 2018 का जो दिसंबर अटैम्प्ट है तब से ही एनटीए ने क्या करा कि अब जो भी टेस्ट होंगे, यानी कि एनटीए का जो भी टेस्ट होगा, नेट हम जो भी एग्ज़ाम देंगे स्टूडेंट्स, तो वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, ओके चलिए हम अपने आगे देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। ओके स्टूडेंट्स, एज लिमिट की हमारी अपर एज लिमिट क्या होनी चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत लोगों को होता है। क्योंकि अगर हम एसएससी या फिर बैंकिंग एग्ज़ाम की बात करें या यूपीएससी एग्ज़ाम की बात करें तो उनमें क्या होता है कि एक लोअर एज होती है, लोअर एज लिमिट होती है और एक अपर एज लिमिट होती है। इसका मतलब क्या होता है, लोअर एज लिमिट का मतलब होता है कि मिनिमम आप इतने साल के होने चाहिए। जैसे कि किसी का होता है कि 21 क्राइटेरिया होता है, किसी का होता है कि आप 19 हो तब भी आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, और अपर लिमिट एज का मतलब कि आपकी उम्र इस अंक से, इस नंबर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि कई सेट कर देंगे 28 और कई में होगी 35, राइट। इसी तरह से दोस्तों, हमारे एग्ज़ाम में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अगर हम अप्लाई कर रहे हैं अपना यूजीसी एनटीए नेट एग्ज़ाम, तो हमें अपर एज लिमिट कोई नहीं है। यानी कि अगर आप 45 हैं, 50 हैं, तो भी आप एग्ज़ामिनेशन को फिल कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं। जी हाँ, चलिए हम अगली स्लाइड पे बात करते हैं। ओके गाइस, अगली है कि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है। टेस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स। यहाँ पे हमें 2 पेपर्स देखने को मिलेंगे। बोथ द पेपर्स विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। यानी कि हमें जो भी पेपर आएंगे MCQ बेस्ड आएगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन पेपर्स। यानी कि उन 2 पेपर के दौरान हम जब एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे, हमारा पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो उन दोनों एग्ज़ाम के दौरान हमें बीच में कोई भी ब्रेक नहीं दिया जाएगा। 2018 दिसंबर अटैम्प्ट जो था वो लास्ट था जब स्टूडेंट्स को हाफ एन आवर का ब्रेक दिया गया था। 19 का जो जून अटैम्प्ट है और दिसंबर अटैम्प्ट था, उसमें से ये ब्रेक वाला सिस्टम हटा दिया गया था। तब से ही नोटिफिकेशन जो भी आती है उसमें हमेशा लिखा रहता है कि आपका एग्ज़ाम की ड्यूरेशन होगी 3 आवर्स की, यानी कि 180 मिनट्स, एंड देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन द पेपर्स, राइट। ओके हम पेपर 1 में जान लेते हैं कि मार्क्स कितने होंगे। आपका 100 मार्क्स का पेपर 1 होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, दोस्तों जी हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 50 रहेंगे। यानी कि पर क्वेश्चन अगर हम डिवाइड करें तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। अब ये एनटीए ने क्या सोच के पेपर 1 रखा है, और जो मैं बता दूं दोस्तों कि पेपर 1 जो है हम इसे कॉमन एग्ज़ाम भी कहते हैं। क्योंकि चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हैं, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, आप कॉमर्स के हैं या फिर आपने इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं या आप अपनी जियोग्राफी से, पॉलिटी से, इंग्लिश से, किसी भी डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं और आप इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो दोस्तों पेपर 1 सभी के लिए कॉमन रहेगा। यानी कि सभी का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट सेम ही आता है। क्वेश्चंस की नंबरिंग आगे या पीछे हो सकती है। तो एनटीए का एक पर्सपेक्टिव क्या है इस एग्ज़ाम के अंदर पेपर 1 को डालने का। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि द क्वेश्चन इन द पेपर 1 इंटेंड टू असेस द टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट। यानी कि कैंडिडेट के अंदर क्या टीचिंग क्वालिटी है, क्या वो रिसर्च क्वालिटीज़ उसके अंदर हैं या नहीं, एनटीए को ये असेस करना है इस एग्ज़ाम के थ्रू। इट विल प्राइमरीली बी डिज़ाइन
टू टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी, आपकी रीजनिंग एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए ये एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जा रहा है, डिज़ाइन किया गया है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपकी रीडिंग किस तरह के हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग आप होल्ड करते हैं या नहीं, आप जनरल अवेयरनेस कितना जानते हैं। एक कैंडिडेट अपने एनवायरनमेंट में बहुत सारी बातें होती हैं और इतने सारे इवेंट्स होते हैं, क्या वो इम्पॉर्टेंट हैं या नहीं, क्या उसे पता है या नहीं, ये सारी बातें NTA अपने पेपर 1 के थ्रू जानता है आप सबसे। ओके, अब हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 मार्क्स 200 होगा और क्वेश्चन नंबर 100 हो गया, यानी कि पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, राइट। सो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट, यानी कि जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ कॉमर्स के बच्चे होते हैं, कुछ मैनेजमेंट के होते हैं, कोई इकोनॉमिक्स का होता है, कोई जियोग्राफी, कोई इंग्लिश, कोई पॉलिटी, कोई संस्कृत। तो ऐसे 84 प्लस सब्जेक्ट्स हैं जो NTA पेपर नेट से जो एग्ज़ाम बच्चे बैठते हैं, तो ऐसे 84 प्लस सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बच्चा ये एग्ज़ाम देता है। ओके, सो ड्यूरेशन की बात करी जाए तो 3 आवर्स का आपका पेपर होगा, यानी कि 180 मिनट्स विदाउट एनी ब्रेक। तो चलिए दोस्तों, और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सभी प्रश्न कंपलसरी है, यानी कि आपको सभी क्वेश्चन करने ज़रूरी है। और ये ज़रूरी क्यों है, ये आपको आने वाली स्लाइड्स में ज़रूर पता चलेगा। चलिए अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए एक एग्ज़ाम में बैठने के लिए, उस एग्ज़ाम को फिल करने के लिए। ओके, तो जर्नल अनरिजर्व जर्नल EWS कैंडिडेट, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55 मार्क्स विदाउट राउंड ऑफ इन मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज्ड बाय द UGC। ओके, सो दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या अनरिजर्व कैटेगरी या फिर जनरल EWS कैंडिडेट हैं तो आपको मिनिमम 55% अपनी मास्टर के अंदर होल्ड करने ही होंगे, सिक्योर करने ही होंगे, और उसमें राउंड ऑफ नहीं चलेगा। राउंड ऑफ का मतलब क्या है कि अगर किसी स्टूडेंट के 54.99 भी हैं तो NTA परमिशन नहीं देगा कि आप उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करें, आप उस एग्ज़ाम को दें, राइट। और इसमें ह्यूमैनिटी वाले भी दे सकते हैं, सोशल साइंस, लैंग्वेज इंक्लूड है, कंप्यूटर साइंस, एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एक्सेट्रा। ओके, और अगर हम अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें जो कि नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं, या फिर थर्ड जेंडर कैटेगरी है, इन सब के लिए क्राइटेरिया क्या है, चलिए हम आगे जानते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट किया हुआ है कि 50%, ये जी हाँ OBC जो NCL, यानी कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि नॉन क्रीमी लेयर जो स्टूडेंट्स हैं, SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कोई ST से हैं, कोई PWD या फिर थर्ड जेंडर है, तो उनको अपनी मास्टर में 50% मार्क्स होल्ड कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, इस PDF को हम पूरा पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हु आर परसुइंग, यानी कि जो परसुइंग है, जिनकी मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि बहुत लोगों का ये सवाल आता है कि सर हम तो अभी सेकेंड ईयर में, हम फर्स्ट ईयर में, क्या हम एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, क्या हम एलिजिबल होंगे, अगर हम पास हो गए तो क्या हमारा सर्टिफिकेशन वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों को, यकीन मानिए, ये बहुत डिफ़िकल्ट रहता है कि कंफ्यूज रहते हैं कि यार हूँ मैं एलिजिबल या नहीं हूँ। सो दोस्तों, कि हम इसको कंप्लीट पढ़ते हैं कि who are pursuing their master degree or equivalent course of or candidates who have appeared for their qualifying master degree final year, ध्यान से पढ़िए, फाइनल ईयर एग्जामिनेशन एंड हु रिजल्ट इज स्टिल अवेटिंग और कैंडिडेट हु क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैज़ बीन डिले मे ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ाम। यानी कि आप अगर फाइनल ईयर में हैं या फिर आप का एग्ज़ाम डिले हो गया है किसी रीज़न की वजह से, मतलब कि आपका रिजल्ट अवेटिंग है और अभी आया नहीं है, वो डिले हो गया है, तो वो एग्ज़ाम सच कैंडिडेट विल एडमिट प्रोविजनली एंड शैल बी कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर award of JRF eligibility for assistant professor only after they have passed their master degree or equivalent examination with at least 55 marks for general category, unreserved and EWS, and 50% marks for OBC, NCL, SC, ST, PWD and third gender category। जी हाँ, अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आपको या फिर आपका रिज़ल्ट अवेटिंग है या फिर किसी
प्रॉब्लम की वजह से आपकी यूनिवर्सिटी ने आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया है तो एग्ज़ाम आप फिल कर सकते हैं, लेकिन नीचे देखिए एक कंडीशन क्या है कि सच कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद इन 2 years from the date of net result with required percentage of marks failing which they shall be treated as disqualified। यानी कि अगर आप फाइनल ईयर में हो और आपने एग्जामिनेशन फिल कर दिया तो और आपका रिज़ल्ट भी आ गया, आप क्वालिफाई भी करके JRF कर दिया या फिर आपका सिर्फ नेट ही निकला है, तो जिस डेट को आपका नेट या JRF क्वालिफाई आप करते हो उस डेट से लेके आने वाले आगे 2 सालों के अंदर अंदर यहाँ पे लिखा है विद इन 2 years यू हैव टू कंप्लीट योर मास्टर्स विद 55% मार्क्स इफ़ यू आर अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट और you are a OBC, SC, ST, PWD or a third gender category student, so then you have to secured in masters 50% marks। ठीक है, चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। अगली स्लाइड में है कि मार्किंग स्कीम क्या होनी चाहिए। दोस्तों अभी हमने पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में देखा था कि पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आएंगे यानी कि और 100 नंबर का रहेगा हमारा पेपर 1। इसी तरह से पेपर 2 हमारे 100 क्वेश्चंस आएंगे और 200 नंबर का हमारा जो है पेपर 2 रहेगा। तो इसी तरह से ईच क्वेश्चन कैरी करता है 2 मार्क्स और करेक्ट के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। नेगेटिव इसमें मार्किंग नहीं है दोस्तों, ये एक तरह से आप इस चीज़ को मोटिवेशन के थ्रू ले सकते हैं कि आप के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इनडायरेक्टली आपको कोई प्रेशर नहीं है कि यार अगर मैंने कुछ गलत ऑप्शन टिक कर दिया तो मेरे मार्क्स नेगेटिव हो जाएंगे। मान लो कि मुझे 181 आने वाले हैं तो मेरे कहीं 179 ना हो जाए गलत ऑप्शन पिक करने पे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको एंटी नेगेटिव मार्किंग नहीं देगा। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है और अच्छी न्यूज़ हमेशा ही रही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, सो नो मार्क विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन अनआंसर्ड, अनअटेम्प्ट और मार्क फॉर रिव्यू। सो आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, उसके ऑब्वियसली बात है आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कोई क्वेश्चन को मार्क एज अ रिव्यू छोड़ देते हैं कि चलो इसको हम बाद में देखेंगे, अभी हम इस पर कंफर्म नहीं है कि एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते कि इसका यही आंसर होना चाहिए। और क्या होता है कि एग्ज़ाम के दौरान हमें कहीं ना कहीं वो प्रेशर होता ही है, तो हम क्या सोचते हैं कि चलो यार बाद में इसको देख लेंगे और वो स्किप हो जाता है और एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। फिर आपको बाद में ध्यान आता है कि मैंने मार्क फॉर रिव्यू लगाया था। लेकिन दोस्तों NTA आपको उस चीज़ के मार्क्स नहीं देगा। सो मेक श्योर, मेरी एडवाइस रहेगी कि आप क्वेश्चन को अगर मार्क फॉर रिव्यू के लिए डाल रहे हैं तो उसे बाद में ज़रूर देखें, क्योंकि आपका एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट। और in case question is dropped due to some technical error, full marks shall be given to the candidates who have attempted। अगर टेक्निकल एरर के कारण आप लोगों का क्वेश्चन ड्रॉप हो जाता है तो आपने अटैम्प्ट किया है तो ऑब्वियसली बात है आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, क्या आपका क्वेश्चन पेपर किस मीडियम में आने वाला है। देखिए यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि क्वेश्चन पेपर शैल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। इंग्लिश और हिंदी एग्ज़ाम इस मोड में एग्ज़ाम में मीडियम में हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपका एग्ज़ाम आएगा। सो दोस्तों अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट करी है तो आपका सिर्फ इंग्लिश में आएगा, लेकिन मेरी एडवाइस रहेगी कि आप जब भी एग्ज़ाम भरें तो आप हमेशा बाइलिंगुअल एग्ज़ाम के लिए क्लिक करें। और अगर आप, क्या होता है कि कई बार हमें इंग्लिश में समझ नहीं आती चीज़ें, कोई बार वर्डिंग ऐसी हो जाती है, कोई टर्म ऐसी डाल देते हैं कि हमारी वो कैब शायद अच्छी नहीं है तो हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते, तो ऑब्वियस ही बात है हम हिंदी में पढ़ते हैं। इसीलिए बाइलिंगुअल डालना बहुत सही रहता है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात भी लिखी गई है कि इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी इन ट्रांसलेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वेश्चन इन द एग्ज़ाम, इट्स इंग्लिश वर्जन shall be treated as final and the decision of NTA net shall be final in this regard। यानी कि आप, हो सकता है कि आपने टिक कर दिया, हिंदी वाला पढ़ा लेकिन आपको समझ में वो उतना नहीं आया, ठीक है, आपने हिंदी में टिक कर दिया, लेकिन जो आपका फाइनल आंसर जो होगा वो इंग्लिश वाला ही माना जाएगा। ये NTA का रूल है। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो NTA ने लिखी हुई है कि candidates are neither required to send any certificates document in support of their eligibility
नॉर प्रिंट आउट ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म और कन्फर्मेशन पेज टू द NTA। यानी कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है NTA को अपना कोई भी सर्टिफिकेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी का या फिर कोई प्रिंट आउट आपके एप्लीकेशन फॉर्म का या कन्फर्मेशन पेज आपको NTA को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी स्टेज पे आप लगता है कि कैंडिडेट की जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो सही नहीं है, ठीक है, तो वो आप NTA आपको अपने आप ही डिस्क्वालीफाई कर देगा और कुछ लीगल एक्शन भी आप पे हो सकते हैं। तो मेक श्योर आप जो भी इन्फॉर्मेशन फिल करें वो ऑथेंटिकेट हो और एकदम सही हो। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों अगली न्यूज़, अगली जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट एग्जामिनेशन सेट कैंडिडेट के पास सेट होता है कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि हर स्टेट को, दिल्ली को छोड़ के जो भी स्टेट है, क्योंकि दिल्ली तो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तो जितने भी स्टेट हैं हमारे पास उन सब का एक सेट एग्ज़ाम निकलता है। सो द कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट accredited by UGC for assistant professor held prior to 1st June 2002 are exempt for appearing in NET and are eligible to apply assistant professor anywhere in India. Okay, so for set held from 1st June 2002 onwards, the qualified candidates are eligible to apply for the post of assistant professor only in the university colleges situated in the state from where they have cleared their set। यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने 1 जून 2002 से पहले अपना नेट क्वालिफाई किया है वो इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपना फॉर्म कहीं भी डाल सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं और पोस्ट पे लग सकते हैं। लेकिन जिन्होंने सेट क्वालिफाई किया है और उन्हें नेट क्वालिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन 1 जून 2002 के बाद से जो भी कैंडिडेट है जिन्होंने सेट क्वालिफाई करा है वो सिर्फ अपने ही स्टेट के लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि महाराष्ट्र का सेट आता है, राजस्थान सेट आता है, केरला सेट आता है, राइट, कर्नाटका सेट आता है। तो इसी तरह से वो सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों ये लास्ट स्लाइड है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना भी, ये JRF वालों के लिए है कि कैंडिडेट हु क्वालिफाई for the award of JRF will be eligible to receive fellowship of UGC under various schemes subject to their finding placement universities, IITs institutions. The valid period of the offer letter will be 3 years the date of issue of JRF award letter। यानी कि जिस कैंडिडेट का JRF क्वालिफाई किया है उन्होंने, तो उसको JRF की जो भी एलिजिबिलिटी है, जो फेलोशिप है जो आपको UGC के थ्रू मिली है और आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, आपको JRF जिस दिन आपका क्वालिफाई हुआ है उसके 3 साल के अंदर अंदर आपको आपको एज एन रिसर्च फेलो कहीं ना कहीं आपको लगना है, तभी आप उस अवार्ड का बेनिफिट ले पाएंगे। ओके, सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा होगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया कि वुमेंस के लिए एलिजिबिलिटी अगर परसेंटेज पे देखी जाए तो वो सेम है इनकम, जैसे कि अगर वुमेन जनरल कैटेगरी से हैं तो वही 55% उनको लाना इम्पॉर्टेंट है अपनी मास्टर्स के अंदर, और अगर वो OBC NCL और SC ST से हैं और या फिर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको 50% अपनी मास्टर्स में होल्ड करना, सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये पॉइंट मैं स्किप कर दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ओके, सो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों से आपको ये सेशन अच्छा रहा होगा और आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहा होगा। मेरी तरफ से थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।